विश्व की आपूर्ति शक्ति बन सकते हैं। इससे क्या होगा कि अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा और भारतीय उत्पाद या चीनी उत्पाद जो अमेरिका नहीं जा सकते वो अन्य देशों में जाने लगेंगे। मात्र अमेरिका ही ना भारत के विरुद्ध या चीन के विरुद्ध बातें कर रहा है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका का ये जो कार्य है ये भारत के लिए दीर्घ अवधि में अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर चीन को ये बात समझ में आएगी कि हम भारत के जो भूभाग पे बात करते हैं कि हमारे हैं, हमारे अधिकार में रहने चाहिए, तो वो सब छोटी बातें अगर चीन त्याग दे और भारत के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाए तो इससे अमेरिका को बहुत हानि होगी और अमेरिकी प्रभाव भी कम होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे एक अच्छा मार्ग निकल सके, और मोदी जी इस विषय में कुशल हैं, माधव जी। तो एक बात ये भी है शशांक भाई कि अमेरिका और भारत के व्यापार में भारत को एडवांटेज है, करीब 20% एडवांटेज है, ट्रेड सरप्लस है। भारत का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के कंपैरिजन में, जो कि $225 बिलियन के आसपास का है। $40-42 बिलियन पॉजिटिव है भारत के लिए। लेकिन चीन के मामले में उल्टा है। चीन के साथ हमारा ट्रेड ही करीब $115 बिलियन का है और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का है। तो उसका मतलब ये हुआ, जितना मुझे जानकारी है आपको भी होगी, कि रॉ मटेरियल, प्रोसेस्ड मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स भारत में आ रहे हैं, और जो अमेरिका में भारत की तरफ से जितनी भी दवाइयां और औषधियां बन के जा रही हैं और दूसरा सामान बन के जा रहा है, उसका इनपुट भी कुछ हद तक चाइना से आ रहा है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन की एफिशिएंसियां भारत से बहुत अधिक है। उसके कारण मजबूरी है भारत की। तो इस परिस्थिति में आप कैसे देखते हैं इसको? माधव जी, ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि भारत में ऐसी सरकारें बनी जो आर्थिक शक्ति को पर्याप्त महत्व ही नहीं देती थी। नहीं तो जो मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में करके दिखाया है वो जी। कार्य बहुत पहले किया जा सकता था या उसका आरंभ किया जा सकता था, लेकिन उस समय सोचा नहीं गया। और कोई भी बात पहचान के उसको खड़ा करने में, उद्योग को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में समय लगता है। जैसे जी। भारत ने मोबाइल निर्माण को देखिए अपने यहाँ ले आया। आज कहते हैं कि एप्पल के हर दूसरा मोबाइल भारत में बन रहा है। फिर अब अभी इन्होंने PLI जो योजनाएं बनाई भारतीय सरकार ने, इसमें अभी इसको भी रखा है, जो रॉ मटेरियल है इस दवाई बनाने का, वो अभी इस योजना में लाए, उन्होंने प्रारंभ किया है और गुजरात में बहुत इस संबंध में कार्य हो रहा है। तो भारत में अब ये देखा जा रहा है कि कहाँ हमारी शक्ति अच्छी नहीं है और कहाँ हम उतने शक्तिशाली नहीं है उन क्षेत्रों में काम करने का। जैसे आप देखिए अभी जो दुर्लभ खनिज हैं उन पे भी भारत सरकार अब गंभीर हो गई है और कार्य कर रही है। यहाँ तक कि तेल खोजने पे भी अच्छी पहल हुई है, और अगर ये अंडमान वाली जो बात आई है अगर वो चरितार्थ हो जाए, जो वहाँ तेल मिला है ऐसी जो बात आई है, तो हमारे राष्ट्र का एक बड़ा जो भाग है अर्थव्यवस्था का, उसको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं। हाँ, अब बात यह कि चीन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर नहीं सकते, मुक्त व्यापार समझौता, क्योंकि तब तो चीन की जो सस्ती वस्तुएं हमारे भारत में छा जाएंगी। तो ये सरकार अपने हितों के अनुरूप निर्णय ले सकती है, और चीन भी ये समझता है कि भारत ऐसा नहीं होने देगा। अब दोनों के लिए अंग्रेजी में जिसको कहते हैं विन विन, दोनों के विजय की क्या नीतियां बनती हैं, किन दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन अगर चीन भारत के प्रति मैत्री भाव रखता है या मैत्री भाव रखने को विवश हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत तब चीन के ऊपर या चीन से अपनी रक्षा के लिए जो संसाधन लगा रहा है वो किसी अन्य क्षेत्र में लगाएगा, और तब उसके बड़े दूरगामी लाभ होंगे। पाकिस्तान जो चीन के संकेत पे उछल कूद मचाता है उसको भी बड़ा झटका मिलेगा। तो अगर हम ट्रंप के टैरिफ से थोड़े विचलित हैं या कष्ट में हैं, तो हो सकता है चीन के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध इसकी भरपाई कर दे। माधव जी।
हाँ, लेकिन इसका ये भी कारण, जैसे भी आप जो बता रहे हो उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर चीन के साथ में और भारत के व्यापार संबंध बढ़ेंगे, तो निश्चयी रूप में जैसी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि चीन के अंदर जो है निर्यात करने के लिए हमको वो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो आज तक हमने किए ही नहीं। जैसे अब आपने रेयर अर्थ की बात की, कुछ दुर्लभ जो खनिज की बात की। तो जैसे रियासी में जो एक खनिज मिला था, तो उस क्षेत्र के लोगों की कुछ विशेषज्ञों से बात हुई, तो उन्होंने ही बताया कि ये तो बहुत पहले से पता था, लेकिन कभी उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ। मतलब सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जो एक फ़ोकस की कमी और इनकॉम्पिटेंट लोगों को पावर में रखने का मुख्य रूप से अगर कह दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि समाजवादी विचार के जैसा तंत्र रहा कि उसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, व्यापारियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और तो उसके कारण बहुत सारे नुकसान भारत ने झेले हैं। और एक बात आप ये समझ लीजिए कि चीन के अंदर जो मित्र लोग रहते हैं, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, भारत में भी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, कुछ मित्रों की फैक्ट्री जयपुर में भी है और चीन में भी है। तो उनसे बात करके जो पता लगता है और दूसरे और मीडिया से भी पता लगता है कि चीन के अंदर हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क 30,000 किलोमीटर से बड़ा है, जिसके अंदर उनकी मैगलेव ट्रेन भी आ गई है, जो कि स्पीड उसकी शायद 500-600 से अधिक है। भारत अभी 180 के लिए कोशिश कर रहा है, और पहली की पहली जो है वो क्या कहते हैं, आपका जो बुलेट ट्रेन जो है, वो बंबई से अहमदाबाद में 508 किलोमीटर चलेगी। और उसी में बहुत सारे ज्ञानी लोग हल्ला मचा रहे हैं कि इस देश को जो है ना बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है। मतलब आप ये देखिए कि जब चीन की कॉस्ट इसीलिए कम है कि उनके यहाँ ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम है, ट्रांसपोर्टेशन और मतलब सिस्टम की कॉस्ट जो है वो एफिशिएंसी ज्यादा है। तो जैसे एक मित्र बताते हैं कि जो मशीन चाइना में 6,000 कंपोनेंट बनाती है, वो सेम की सेम मशीन भारत में 4200 कंपोनेंट बनाती है। उन्होंने कहा हम मर के पच गए, सब तरह के इनोवेशन कर लिए, सब तरह की परेशानियां कर ली, लेकिन चीन के अंदर वो ही मशीन 6,000 पीस बनाती है, भारत में 4200 पीस बनाती है। तो ये जो एक बड़ा फर्क भारत और वहां की इकोनॉमी के इसके एफिशिएंसी में है, तो क्या उसको बदलने के लिए भारत के सामने एक मौका है, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां और आके गंभीर हो सकती। हाँ, अवसर है। हमें ये देखना होगा कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है या उसके जो उत्पाद है, वो भारत में तीव्र गति से प्रवेश नहीं कर पाए। भारत अपना योग्यता दिखा सकता है, जैसा एप्पल फोन के मामले में हुआ। हमने दिखा दिया कि हम भी ये काम कर सकते। तो जो मैं कह रहा था कि पहले की सरकारों में भारत को आर्थिक शक्ति बनाने की एक योजना ही नहीं थी। अगर आप नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल देख लें, मैं मनमोहन सिंह का कार्यकाल नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि जो कुछ किया नरसिम्हा राव जी ने किया था। मनमोहन सिंह तो बस एक उसका एक माध्यम थे, क्योंकि अगर मनमोहन सिंह ही कुछ कर सकते तो बहुत पहले से बहुत सरकारों में बहुत प्रभावी रहे, क्यों नहीं कुछ कर पाए। फिर बात आती है कि और फिर वाजपेयी जी का संक्षिप्त कार्यकाल, इसके अतिरिक्त जो भी कार्यकाल रहा किसी भी प्रधानमंत्री का, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। विचार ही नहीं आया कि हम ऐसा कुछ करें। और कभी कभी तो लगता है कि उस समय कमीशन इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण थी। तेल आयात होगा उसमें कमीशन दो, और वस्तुएं भारत में आयात होंगी उसमें कमीशन मिलेगा, रक्षा उत्पादों में कमीशन मिलेगा। नहीं तो जो काम अभी हो रहा है ये 20-30 वर्ष पूर्व क्यों नहीं हुआ। उस समय भी भारत इलेक्ट्रॉनिक थी, उस समय भी हाल था, उस समय भी इसरो थे, क्यों नहीं हुआ ये सब कार्य। क्योंकि जो सत्ता थी या जो राजनीतिक प्रमुख थे उनके मन में यह भाव ही नहीं था कि राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो मोदी जी ने इसको समझा। अब रही कंपोनेंट वाली या उन्नत तकनीक की, तो हाँ वो भारत को समय लगेगा, लेकिन तब है कि भारतीयों को भी संरक्षण सीखना होगा। अब ट्रंप ने कह दिया टैरिफ लगा देंगे, आपके उत्पाद महंगे हो जाएंगे, तो अधिक पैसा देना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि 15% अगर आप कार पे कर लगा दो जापान की या जर्मनी की, तो लोग अमेरिकी कार खरीदने की तरफ बढ़ जाएंगे, अमेरिकी लोग, क्योंकि उतना अंतर नहीं रहेगा और
जो गुणवत्ता है वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है। हाँ, ट्रम्प को थोड़ा धन अधिक मिल जाएगा। तो अमेरिका जो कर रहा उसके पीछे ट्रम्प सोचते होंगे कि अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो आर्थिक लोग हैं या बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं वो नहीं मान रही इस बात को। तो इस दिशा में ट्रम्प को दोबारा सोचना पड़ेगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, और देखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में घटनाक्रम कैसे घटित होते हैं। हाँ, शेयर मार्केट की हमने चर्चा की थी, तो शेयर मार्केट में गिरावट तो बनी रहेगी अगर ट्रम्प इसी तरह कार्य करते रहे, लेकिन अभी वित्तीय परिणामों की ऋतु है, यानी अगले कुछ दिनों में बहुत से कंपनियों के वित्तीय परिणाम आएंगे। तो वित्तीय परिणाम ये निर्धारित करेंगे ट्रम्प के टैरिफ से भी अधिक कि हमारा शेयर मार्केट किस दिशा में जाएगा। अगर वहां लाभ बढ़ता दिखता है या वो ऐसी भविष्यवाणी या अनुमान बताते हैं कि लाभ आगे बढ़ेगा, तब तो मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने मिलेगा, नहीं तो धीरे धीरे मार्केट और नीचे ही जाएंगे। हाँ, एक कंपनी स्पेसिफिक या कंपनी विशेष पे निवेश का निर्णय लिया जा सकता है। जो क्षेत्र ट्रम्प टैरिफ से नहीं प्रभावित होंगे वहां पे निवेश का निर्णय लिया जा सकता है। तो ये एक विस्तृत अध्ययन का विषय है। अभी मोटे तौर पे टेक्सटाइल, जेम, ज्वेलरी, ये सब को कहा जा रहा ट्रम्प से प्रभावित होंगे, तो ऐसा कुछ विशेष है नहीं कि इनके प्रभावित होने से हमारे शेयर मार्केट को विशेष धक्का लगेगा। धक्का तब लगेगा या लग रहा है जब विदेशी निवेशक बिकवाली करते रहे, क्योंकि विदेशी निवेशक दो राष्ट्रों के या अमेरिका किसी राष्ट्र के विरुद्ध हो जाए तो उसके प्रति थोड़ा सा शंकित हो जाते, तो इसके लेके थोड़ी बिकवाली करेगी। हाँ, सरकार को एक कार्य अवश्य करना चाहिए, उसको भारतीय निवेशकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। भारत में 22 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए। अगर सरकार ऐसी नीतियां घोषित करे जिससे भारतीय निवेशक उत्साहित हो, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पूंजीगत लाभ में कमी कर दे, शेयर में निवेश में कुछ प्रोत्साहन दे दे, तो अगर एक ऐसे मोटा सा अनुमान है कि 1-1 लाख रुपया भी अगर प्रति डीमैट अकाउंट इन्वेस्टमेंट हो गया तो 22 लाख करोड़ रुपया निवेश हो जाएंगे। विदेशी संस्थानों का भारत में एक अनुमान के अनुसार 70 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। तो अभी पिछले बार जब बाजार गिरा था तो इन्होंने लगभग 7-8 लाख करोड़ के शेयर बेचे थे। ऐसा एक मोटा मोटी अनुमान है, तो देखना पड़ेगा कि ये कितना शेयर और बेच सकते हैं। लेकिन अभी अवसर है कि भारत को हर दृष्टि से एक समर्थ राष्ट्र बनाया जाए, इस विषय पे समग्रता के साथ काम हो, जिसमें उद्योग धंधे भी रहें और शेयर मार्केट भी, क्योंकि शेयर मार्केट गिरने से धन की हानि। तो सरकार योजना बना के भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करती है।